हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसे अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हाल ही में माया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है? तो यह मोल्दोवा की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अपना राष्ट्रपति पद के लिए दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। हाल ही में एसाके वलू एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें टोंगा गणराज्य का नया प्रधानमंत्री चुना गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 की शुरुआत की है? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में की है। राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो इसकी मेजबानी नई दिल्ली ने किया। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट से किस मछली की खोज की है? तो कोयमा मछली की खोज की है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए किस विषय या थीम की घोषणा की है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता। और हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 26 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सन 1987 ईस्वी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अभी 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और बात करें फिर उनका जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। वे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, सन 2004 से 9 तक और सन 2009 से 2014, यानी यह लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। और कौन से क्रम के रहे फ्रेंड्स? तो यह 13वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे। और वे आरबीआई के 15वें क्रम के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। और भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण उन्हें सन 1987 ईस्वी में दिया गया था। और फ्रेंड्स, उन्हें कुछ और भी पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 1955 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 1956 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। और 1995 ईस्वी में उन्हें भारतीय कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उनकी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक चेंजिंग इंडिया थी। इसको एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं एसएससी CHSL 2021 में
उनकी आत्मकथा पुस्तक के बारे में पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में चर्चित निधन हुए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का निधन हुआ। फेमस डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ। टाटा के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ। निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश के एस पट्टस्वामी का निधन हुआ। भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ। सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हुआ। यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुशांत मोजस्की का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने अरुण चावला को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और फिर चावला यह बिहार कैडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। और वर्तमान पद की बात करें तो चावला वर्तमान में रसायन और मानक मंत्रालय के अंतर्गत औषधि विभाग के सचिव के रूप में उपकरण हैं। अच्छा फ्रेंड, कुछ अन्य नियुक्तियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निजामुद्दीन सम्मी राव वस्त्र सचिव पद पर नियुक्त हुए। विष्णु जोशी यह प्रोटोटाइप के मुख्य सचिव उच्च शिक्षा सचिव बने। रचना शाह यह पूर्व वस्त्र सचिव अब स्टाफ और प्रशिक्षण विभाग का नेतृत्व करेंगे। और संजय सेठी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का दस्तावेज समर्थन करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में बने प्रमुख सचिवों को डिस्कस कर लेते हैं। तो राजेश कुमार सिंह ये रक्षा सचिव बने। गोविंद मोहन गृह सचिव बने। टीबी सोमनाथ कैबिनेट सचिव बने। विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव बने। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने। विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय में सचिव बने। शारदा मुरलीधरन केरल के मुख्य सचिव बने। श्री संदीप पौंड्रिक यह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने। गार्गी कौल यह रक्षा वित्त सचिव बने। के सिन्हा यह पंजाब के मुख्य सचिव बने। धर्मेंद्र कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने। अजीत डोवाल यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। टीवी रविंद्रन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अनंत नागेश्वर यह मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। अजय कुमार सूद यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा 2024 विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्न में से किसको शामिल किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी रोशनी नदार मल्होत्रा, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शाह। इन तीनों लोगों को फोर्ब्स द्वारा 2024 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अमेरिका की वैश्विक मीडिया कंपनी फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट 21वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की। फोर्ब्स की 2024 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह 28वें स्थान पर रही। और इस लिस्ट में शामिल 3 भारतीय महिलाओं में से यह शीर्ष पर हैं। उनके बाद HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और रोशनी नादर मल्होत्रा यह 81वें स्थान पर है। और बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह यह 82वें स्थान पर रही। अच्छा फ्रेंड्स, फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थानों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरोपीय आयोग यानी EC की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन लगातार तीसरी वर्ष इस लिस्ट में शीर्ष पर है। उनके बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे और इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी तीसरे स्थान पर रही। फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। तो फोर्ब्स एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका है और इसकी स्थापना सन 1917 ईस्वी में BC फोर्ब्स द्वारा की गई थी, यानी यही फ्रेंड्स इसके संस्थापक हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रधान संपादक स्टीव फोर्ब्स हैं। इसके वर्तमान CEO माइक फेडरले हैं। और लेकिन फ्रेंड्स ये भी जानते रहिए, 11 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स ने 2022 से वर्तमान मुख्य राजस्व अधिकारी शेरी फिलिप्स को 1 जनवरी 2025 से नया CEO नामित किया, जबकि निवर्तमान CEO माइक फेडरले एक रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे।
और यह भी आप लोग जानते रहिए, फोर्ब्स यह साल में 8 बार प्रकाशित होती है। यह जर्सी सिटी, न्यू जर्सी, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 2025 को एआई वर्ष घोषित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने साल 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर यानी एआई घोषित किया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इस घोषणा के साथ AICTE का लक्ष्य उच्च शिक्षा में एआई को शामिल करना, नवाचार, नैतिकता और नेतृत्व को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में एआई संचालित विकास में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना नवंबर 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो TG सीताराम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। और बात करें इसके नाम की फ्रेंड्स, यानी इसका नाम क्या है? तो अभय प्रभावना इसका नाम है। और इसको किसने बनाया है? तो इसे फिरोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चर एंड कोरिलेशन ने बनाया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो आम जनता को जैन विचार, विश्वास और इतिहास तक आसान पहुंच प्रदान करना, जैन धर्म की विरासत, सौंदर्य और स्टार्टअप मूल्य की चित्रित करके जैन धारा में गौरव की भावना पैदा करना, मानवतावाद, कानून और राजनीति, व्यापार और वाणिज्यिक आदि के विविध क्षेत्र में योगदान का दर्शन कराना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का मशाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में की गई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के शबनपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक यह चेन्नई में खोला गया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक यह IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर यह सुमन कुमारी बनी। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे यह नई दिल्ली में खोला गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र ने 26 दिसंबर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के पद की इन्होंने शपथ ली है। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में नवनियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को पद की शपथ दिलाई। और इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और यह भी आप लोग जानते रहिए, न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को 2 जनवरी 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और 30 अक्टूबर 2023 को उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास तिब्बत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। और इसकी लागत की बात करें फ्रेंड्स तो लगभग 137 बिलियन डॉलर इसकी लागत है। और इस बात ने पड़ोसी देशों खासकर भारत और बांग्लादेश के बीच जल प्रवाह और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। यह बांध यारलुंग जांगबो नदी के निचले हिस्से पर बनाया जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें फ्रेंड तो तिब्बत के तुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। और यह नदी किन किन देशों से होकर बहती है? तो यह तिब्बत,
भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड्स तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अत्याधुनिक मलयालम साहित्य के एक विपुल और बहुमुखी लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक के तौर पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और फ्रेंड्स, उन्होंने 7 फिल्मों का निर्देशन किया है और लगभग 54 फिल्में की पटकथा लिखी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो इस दिन का उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम और उससे निपटने के प्रभावी उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और पहली बार 27 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, महामारी किसे कहते हैं? तो जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? महामारी कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स हैजा, चेचक, प्लेग आदि। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में अब तक जितने दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया और इस दिवस का विषय क्या रहा? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस का उद्देश्य था। 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विषय क्या रहा? तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष का विषय रहा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और विषय की बात करें तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति इस दिवस का विषय था। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो विविध स्वयंसेवक मजबूत संविदा इस दिवस की थीम रही। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और विषय या थीम क्या रही? तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, इस दिवस की थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो हमारा अधिकार हमारा भविष्य भी, यह इस दिवस की थीम थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष का थीम था। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यह इस वर्ष की थीम थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया
और थीम क्या रहा? तो वीरता इस दिवस की थीम रही। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।